अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, LNG स्कैंडल में नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को आज बुलाया, 2 घंटे उनसे बातचीत की गई, 70 से ज़ायद कहा जा रहा है कि सवालात उनसे पूछे गए। अब ये सवालात जिनके जवाबात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिए जिनका कि ये कहना था कि अगर साबित कर दिया जाए तो मैं अपने आप को हवाले कर दूँगा और मैं तमाम जो पोस्टर्स मैं छोड़ दूँगा। यहाँ पर सवाल ये है कि वो जो 70 से ज़ायद सवालात दिए गए थे उन्हें, उनके जवाबात से वो क्या मुतमईन कर पाए नैब को। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो अभी एक आवाज़ आती है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और जो कहते हैं कि ये जो नैब है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी वफादारियों के साथ ये इदारा चलता है। अगर फरिश्ते को भी चेयरमैन नैब बना दिया जाए तो वो भी काम यहाँ पर नहीं कर सकता। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो 10 साल जो पिछले गुजरे, जिनमें 5 साल आपके पास हुकूमत थी, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत थी, तो क्या कुछ होता रहा? क्या आपने अपने सियासी मुफादात के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया? इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंध से। महकमा तालीम सिंध में करप्शन के हवाले से एक बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास, और आलमी बैंक ने फंडिंग रोक दी है। यहाँ पर तालीमी इमरजेंसी भी नाफिज की गई, उसके बावजूद तालीम के हवाले से ना सिर्फ ये कि हमने कोई इकदाम नहीं देखे, बल्कि हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो कुछ किया जाता रहा उस तमाम तर फंड के साथ जो आलमी बैंक की तरफ से दिए गए थे, जो भर्तियाँ सियासी की जाती रही, जो गोश्त मुलाजमीन यहाँ पर रखे जाते रहे, जिसकी वजह से अब आलमी बैंक भी पीछे हट गया है। और यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा माफिया खड़ा है, वो किन के स्कूल्स हैं, कौन से इदारे इसको चला रहे हैं, किन लोगों के साथ इनकी वाबस्तगियाँ हैं, जिसकी वजह से सरकारी इदारा जो है, सरकारी स्कूल जो है वो यहाँ पर नहीं चल पाते। इन सब से आज हम नकाब हटाएंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब बहुत बड़ा काम किया, यहाँ पर सलमान आए और उनके साथ जो उन्होंने बैठकर गुफ्तगू की, उसमें सबसे अहम जो सवाल उठाया गया वो उन कैदियों के हवाले से था। दरख्वास्त की गई, दरख्वास्त सुन ली गई और जो कैदी है उनको रिहा करने के हवाले से 2107 कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर ये भी सवाल उठाएंगे कि वो कैदी जो दीगर मुल्कों में इस वक्त कैद है, उनके हवाले से क्या किया जाएगा। ख़ास तौर पर उनको जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि उन्हें मुल्क लाया जाए, यहाँ की जेलों में मुंतकिल किया जाए, इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे। वो जो एक कैदी यहाँ पर था जिसको कि लंदन से लाया गया था और जिसको फिर रिहा कर दिया गया यहाँ पर, और जब यहाँ पे ब्रिटिश हाई काउंसिल की जानिब से लंदन की तरफ से जब नुमाइंदे यहाँ आए और यहाँ पर उसको ना पाकर उसके बाद हमेशा के लिए एक रास्ता बंद कर दिया गया। तो अब इस हवाले से इकदाम क्या लिए जाएंगे, किस तरह से इन कैदियों को एटलीस्ट पाकिस्तान मुंतकिल करने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे, सब पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है बताते चले, हमारे साथ कामरान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, साबिर बलोच रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं LNG स्कैंडल और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पेश हुए, और वो जो कतर से मुआहदा जिसकी हमने बड़ी डिटेल्स हम पहले सुनते भी रहे, बात भी होती रही, क्या करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी? क्या लगता है कि अगली पेशी पे कोई उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, यहाँ तो आज ये फैसला कर ले कि जब से ये पाकिस्तान बना है इसमें करप्शन लूटमार हुई नहीं। अगर करप्शन लूटमार और लोगों की हक तलफी इख्तियार से तजावज़ हुई नहीं तो फिर मुल्क का हर शख्स 1,40,000 का मकरूज कैसे हो गया। इसके साथ साथ जो जो हुक्मरान रहे वो अरबों खरबों के मालकान कैसे बन गए। अगर वो उनके अरबों खरबों रुपए के मालकर बन गए, एक शख्स 1,40,000 का मकरूज हो गया, तो राइटिंग ऑन दी वॉल के करप्शन हुई, हो रही है और शायद होती रहे अगर इसको रोका ना गया। ये करप्शन के इल्जाम मैं या महरीन साहबा आप नहीं लगाती रही, पॉलिटिशियन एक दूसरे में लगाते रहे, कोई नसूर कहता रहा, कोई कहता रहा गले में घसीटूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो उनसे 70 सवाल किए गए, इनमें से तकरीबन 10 सवालों में भी वो मुतमिन नहीं कर सके, और नैब ने कहा कि जो अगर हम आपको आपका ही वीडियो बयान सुना दें जो आप हमें जवाब दे रहे हैं तो शायद आप भी अपने आप को क्लियर ना कर पाए। उनके बारे में जो भी आप कहते हैं ना हमेशा कि उन्होंने कहा जी मेरा एक इल्जाम भी साबित कर दिया जाए, मैंने अपनी सहाफती तारीख में, हिस्ट्री में कोई ऐसा एक शख्स नहीं देखा, हाँ पॉलिटिशियन और कोई भी जो कहे कि मैंने जुर्म किया है, मैंने इस मुल्क के बेसहारा लाचार अवाम की हक तलफी की है, उनके लूटा माल, उनका माल लूटा है।
मैंने अपने बच्चों को भरा, जब पुलिस हिरासत में होते हैं, नैब हिरासत में होते हैं तो फैक्ट्स बना देते हैं, जैसे ही अदालतों की तरफ जाते हैं तो वकला मशवरे देते हैं और अपने केस मुनरफ हो जाते हैं। लेकिन एक सिंपल बात है, मेरा एहतसाब करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब मैं जर्नलिज्म में आया था उस वक्त मेरे एहसासे क्या थे, उसके बाद मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कितनी इनकम थी, आज कितनी है, ये साबित कर दे। मैं तमाम सियासतदानों को चैलेंज करता हूं कि अपने मुंह से सिर्फ बता दें दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी कहां कहां है और कितनी है। ये आपको अपनी प्रॉपर्टी जो अपनी है इनकी, ये नहीं बता सकते। ठीक है, बता सकते तो दाल में अच्छा, कमरान खान से जरा पूछ लेते हैं डिटेल्स वगैरह इस केस के हवाले से, क्योंकि कमरान आपको याद होगा कि जब ये इल्जामात सामने आए थे तो ये भी बात की जाती थी कि जब ये डील जो थी ये इसकी बोली पहले 3 अरब लगाई गई, लेकिन रातों रात जो है इसकी बोली एक नया इश्तेहार देके बदल दी गई और कोई 13 अरब लगा दी गई, तो वो 10 अरब किसकी जेब में गए। ये भी सवाल होते रहे कि इस डील में जिस तरह हमने जो डील किया उसके मुताबिक हमें अगले 14 साल तक हमें एक ही कीमत अदा किए जाना है, चाहे कीमत ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जबकि भारत जो है वो हर साल तब्दीली कराता है और हम अभी तक उस टर्मिनल को जो यूज नहीं भी कर रहे, तो उसके बावजूद हम सालाना जो है उसको पे करने के एलिजिबल है, हमें पे करना है उसको हर हालत में। तो ये जो मुआहिदा किया गया, जिस बुनियाद पर किया गया और जो इसमें शामिल शख्स था उसको पीएसओ का चेयरमैन भी लगा दिया गया, तो ये सब है क्या बेसिकली, सामने आ क्या रहा है? ये इल्जामात जो है इनके जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी के मुतवक्का तौर पर क्या जवाबात अभी तक सामने आए हैं? बिल्कुल महरीन, देखिए ये आपको याद होगा कि 2015 में ये स्कैंडल सरफेस हुआ था और आप भी इस बात की गवाह हैं कि आपने ये एक दूसरे प्लेटफॉर्म से इस स्कैंडल को एक प्रोग्राम में इसकी डिटेल्स जो हैं वो सामने लेकर आए थे, मीडिया पर आई थी और इसमें 2 बुनियादी तौर पर डील भी हमने दिखाई सबको। जी बिल्कुल, और उस स्कैंडल के अंदर ये बिल्कुल जाहिर सारा कुछ ब्रेकअप मेंशन था कि किस किस ममालिक से हमें सस्ती LNG दस्तयाब थी, लेकिन इसके बावजूद कतर ही का इंतखाब महंगी LNG के लिए क्यों किया गया, और वहाँ पर कतर में एक जो सफ़ीर उस वक्त तैनात किया गया उसका किस सियासी पार्टी से रिश्तेदारी थी और उसको वो किसका फ्रंटमैन था। ये सारी बातें वो हैं जो अभी तक तो वो फ्लोटिंग टर्मिनल भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके मद में तकरीबन 80 करोड़ रुपया सालाना हम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बुनियादी तौर पर $2 अरब का तखमीना लगाया गया है कि ये कौमी ख़जाने को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। न सिर्फ ये कि महंगी LNG खरीदी, बल्कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन और नेपोटिज्म जो है वो सामने आई है, जो कि इल्ज़ाम है। आज 70 सवालात किए गए जी, 2 घंटे तक शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने बिठाए रखा और पूरी जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम थी नैब की वो अपने डायरेक्टर की सरबराही में उन्होंने 2 घंटे तक उनसे पूछताछ जारी रखी। उसके बाद निकले हैं जब शाहिद खाकान अब्बासी, तो हम मीडिया के नुमाइंदों ने ही उनसे पूछा था कि जनाब कहीं आपको ये खतरा तो नहीं है कि दोबारा जब आएंगे तो फिर धर लिए जाएंगे, और जिस तरह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था आशियाना हाउसिंग में, उस तरीके से आपकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया था कि जी अगर बिठाएंगे या रोकेंगे तो फिर रुकना पड़ेगा। तो अभी नैब ने सिर्फ उनसे ज़बानी सवालात पूछे हैं, और जैसा कि आरिफ भट्टी साहब ने कहा कि जी सिर्फ 10 सवाल भी ऐसे नहीं है जिसमें कि उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया हो। दूसरी बात, अभी उन्होंने इसका सवालात का एक दूसरा हिस्सा जो है वो उनको रिटन फॉर्म में दिया है, उनको तहरीरी सवालनामा भी दिया है कि ये वो सवालनामा है। अभी तो जो हमने रेडी सवाल थे वो तो आपसे पूछ लिए, लेकिन ये वो सवालात हैं जिनमें आपको कुछ वक्त लगेगा। इस सवालनामे का जवाब हमें 28 तारीख तक मिल जाना चाहिए। तो 28 तारीख को वो दोबारा सवालात जो उनसे लिख के दिए गए हैं, पूछे गए हैं, वो उनका जवाब देंगे, और उसके बाद फिर उन सवालात की रोशनी में ये देखा जाएगा कि इनके साथ क्या सलूक करना है। ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, उसके बाद आपको पता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर अदम ताउन हो किसी मुल्ज़िम की जानिब से। और दूसरी बात ये कि इसके बाद हमारी मालूमात ये हैं, ज़राए का ये कहना है कि इस स्कैंडल में एक बाकायदा अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस जो है वो उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये जो कुछ पूछगछ हो रही है ये सारा कुछ उसका रेफरेंस के मंदरजात में उसको शामिल किया जा रहा है, और अगले महीने ये कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जब इजलास होगा नैब का, तो उसमें वो रेफरेंस की मंजूरी ली जाएगी और एक बाकायदा रेफरेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में वो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दायर किया जाएगा।
सही है, ठीक है। बल्कि इनसे ये भी तो सवाल किया गया ना कि आपने वो मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी, जब आप वजारत, आप वजीर आजम भी बन गए तब भी वो मिनिस्ट्री आपने अपने पास रखी। साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एतराज़ात उठाए गए थे, जैसे कि मामला उठा था। ये एलिगेशन उसमें शामिल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा साबिर बलोच साहब, आप लोग की तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे कि ये मुआहदा क्यों खुफिया रखा गया, इसके बैलेटिंग के हवाले से भी एतराज़ात उठाए गए थे। फिर ये भी कहा गया था कि जिस तरह से ये डील हुई है और जितना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जिस तरह भारत जो है वो हर साल अपने मुआहदे में रद्दोबदल कर रहा है, कीमतों के उतार चढ़ाव के मुताबिक चल रहा है, पाकिस्तान की क्यों प्राइस जो है वो स्टेगनेंट है, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। क्या आपस में कुछ मामला तय हो गए और कुछ चुप रहो तुम, कुछ चुप रहे हम वाली पॉलिसी पे आ गए? इस मामले को उठाते बहुत बड़ा एक इंकिशाफ सामने आया था उन दिनों, बड़ी आवाज उठी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से। नहीं, मेरे ये डील या इस किस्म की कोई बात पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुई है। अब आप देख रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के अंदर से शहीद रहमान साहिबा ने बड़ी आवाज उठाई थी, आप लोगों ने तो बल्कि कहा था, आपने एतराज, नुक्ता एतराज था कि मुल्क में तवानाई का बहरान तो हल हुआ नहीं, तो फिर जिस मकसद के लिए ये लाई गई है ये कहाँ गया? 2017 की बात कर रही हूँ मैं, फरवरी की। हाँ, उस वक्त की बात और मैं आज की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज आप देख लें इस हुकूमत की कि जो भी मुआहदे होते हैं, पता नहीं सच्चे मुआहदे हैं, झूठे मुआहदे हैं, क्या नहीं है, जिन जिन मुल्कों के साथ हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, एक चीज ये हमेशा कहते रहते हैं कि जी कि इनको हमने सीक्रेट रखना है और इनको हमने डिस्क्लोज नहीं करना है, कि ना पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करेंगे, ना यानी आवाम के साथ इसको शेयर करेंगे, ना हमारे मीडिया के साथ इसको शेयर करेंगे। बिल्कुल यानी चुप करके बैठे हुए हैं और एक ऐसी सीक्रेसी इन्होंने यानी एक बनाई है, पैदा की है, और एक ऐसा सस्पेंस पैदा किया है कि तो इंसान हैरान है कि भाई व्हाट्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे सब आए क्या? और लगता है ऐसा कि कुछ नहीं है। देखिए ना, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि बिलावल साहब ने जो अपने यानी शुरू में एक बात जो की थी कि उन्होंने नैब के मुतालिक जो अपने रिमार्क्स दिए हैं, देखो बिलावल साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। पीपल पार्टी पाकिस्तान के सबसे बड़ी नजरियाती जमात है, मुल्क की गरीब आवाम की निजात दहंदा पार्टी है। वो बिलावल साहब मुल्क के निगहबान हैं, वो आने वाले मुस्तकबिल के लीडर हैं, उसका फर्ज बनता है, ये उसका राइट है। तो पिछले 5 साल फिर क्या करते रहे? जब आप लोगों की हुकूमत थी, जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाने का फैसला किया गया था, साबिर बलोच साहब, उसी पर मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसी पर आई एम कमिंग टू दैट। मेरी एक सेकंड मुझे मेहरबानी होगी आपकी। देखिए, बात यह है कि अगर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है तो ये उसका हक है, उसका राइट है और फिर उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हकीकत है कि आपने ये कहा कि जी हमने अपने जमाने में हमने क्यों यानी नेब के जो वो इख्तियारात, क्योंकि नेब को जो इख्तियारात नेब के पास हैं वो गैर वाज़ेह इख्तियारात हैं, वो पता नहीं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, उनकी कोई ब्रॉडर उसका जो है ना किसी किस्म का यानी पता नहीं चलता कि भाई कि उसको अगर वो इस्तेमाल करेंगे सही भी है और गलत भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट ने वो बिल्कुल गैर वाज़ेह है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसी को ठीक करने के लिए हमने उस वक्त क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं थी, तो हमने 18th अमेंडमेंट के ज़माने में गुजारिश की थी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी से कि जनाब ये जो मुबहम चीज़ें हैं, जो गैर वाज़ेह हैं, इनको करेंगे, ठीक करेंगे, इनमें आप साथ दें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे साथ दिया और बहुत सारी चीज़ों पर साथ नहीं दिया। और नेब में जो हमने जो रिफॉर्म्स लाने थे इनके इख्तियारात में और उनके बहुत सारी और चीजें हैं कि जिनको ठीक करना था, उसमें उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब तो पीपल्स पार्टी के अपने मामला जो हैं वो नेब के सुपर्द हैं और अभी जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं तो आप लोगों की आवाजें भी आ रही है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ साबिर बलोच साहब, फिरदौस आशिक खवान साहिबा। ये इस वक्त आप गुफ्तगू सुन रही है, हम पिछले 10 साल का भी जिक्र करते हैं, पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इनके वक्त में इनके पास वक्त था कि ये इसको चेंज कर लेते। नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के हवाले से भी मिसाक जमहूरियत के वक्त एक फैसला किया गया था, नहीं किया। अब इनको ख्याल आ रहा है, अब आप लोगों का वक्त है, अब नाखून तराशने की जो ये बातें करते हैं मौका आपके पास भी है। प्ली बागेन पे भी हमने सुना, फरूक नसीम साहब ने कहा कि कैपेसिटी के हवाले से, और बहुत सी बातें हम सुनते रहे। कोई इरादा है कि अब आप लोग कुछ तरामीम ऐसी लाएं कि कहीं पीटीआई को ही जरूरत ना पड़ जाए? अलीम खान साहब का मामला भी सामने है, परवेज खटक साहब, महमूद खान साहब। डॉक्टर साहब एक सेकंड के लिए मुझे मेहरबानी होगी आपकी, मैं 1 मिनट मैं भूल जाऊंगा उस बात को।
असल जी, में सब जल्दी से कह दीजिएगा, मैं जो बलोच साहब अपनी बारी पे कर लीजिएगा। मैं जस्ट फॉर 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं 1 सेकंड आपकी मेहरबानी होगी। जी जी। अर्ज ये कि देखो भट्टी साहब ने जो एक बात कर दी, मैं उसी पर मैं भूल जाऊंगा इस बात को शायद फिर बाद में, लेकिन भट्टी साहब ने तमाम तर जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाल दी कि जी पॉलिटिशियंस ने ये किया, पॉलिटिशियंस ने वो किया, पॉलिटिशियंस गंदे हैं, वो करप्ट हैं, फलाने हैं। पॉलिटिशियंस को कौन ने इतना बड़ा टाइम दिया है? मुल्क में हक के हुक्मरानी पॉलिटिशियन सियासतदानों की है या किसी और अदारे की है? ये बड़ी लंबी बहस है साबिर बलोच साहब, इस पे जब हम निकालेंगे ना, जब हम इसको गुफ्तगू को शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कि पॉलिसी देना है और ब्यूरोक्रेसी नहीं। 1 मिनट हो गया, बाकी को लेके चले। जी चलिए ठीक है, आपकी तरफ वापस आती हूँ जी। आपके गेस्ट मेरी बात ये है कि भट्टी साहब ने सिर्फ आपने प्रोग्राम बलोच साहब ने क्योंकि मेरा नाम लिया है, मैं इनको सियासत सिखाता हूं, फिर सियासत क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ करप्ट सियासतदान है, मैंने कहा कि ये जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रही। अगर ये मैंने कहा कि नासूर है, ये जरदारी साहब ने शहबाज और नवाज शरीफ साहब के लिए कहा था, मैंने नहीं कहा। खुदा चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब को मौका दीजिएगा। डॉक्टर साहब जी बोलिएगा, बताइएगा पीटीआई की क्या तहफ्फुज़ात है, नैब से मुतमईन है? जब मुशर्रफ से डील कर रहे थे ना तो सहाफी ही रोडों पर थे। डिस्कशन हो रही है, मेरा ख्याल है कि हम टॉपिक पे रहे, और टॉपिक ये है कि इस मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज आपकी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, abuse ऑफ पावर और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और करप्ट प्रैक्टिसेस, ये आप डिस्कशन में ज़ाहिर अंगेज कर रही हैं सबको। तो ये सारी जो फॉर्मेट है, ये जो TORs जिसके अंदर ये मुआशरा झगड़ा हुआ है, उसमें सारे सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी जो है वो बराबर के हिस्सेदार हैं। उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन और सियासतदान इसलिए डिस्कस होते हैं कि वी आर लीडर्स और वी आर ट्रेंड सेटर्स। बाकी लोगों के पास गलती की गुंजाइश होती है, हमारे पास वो गुंजाइश लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, और लोग ये तवक्को करते हैं कि वो जो उनके लीडर हैं, जो उनके पब्लिक फेस है, वो फेयर ट्रांसपेरेंट हों और उनके चेहरों पे कोई दाग ना हो और उनके दामन साफ हों। ये उनकी जायज़ एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, क्योंकि वो हमें एक बिल्कुल आइडियलाइज करते हैं। अब देखना ये है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ सियासतदान सर्वाइव करता है और जहाँ वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है और उसकी कैपेसिटी के इश्यूज जो इसकी आड़ में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद जो है वो 18 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ और पब्लिक पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ। 10 साल पार्लियामेंट में रही हूँ, 5 मैंने मिनिस्ट्रियाँ हेड की हैं। मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन के अंदर कैपेसिटी का फुकदान है। हमारे पास वो तमाम इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेशन अवेलेबल नहीं है। वो मैं सबकी नहीं कह रही, लेकिन नैब में तब्दीली की कवानीन की कितनी एक जरूरत है? पीटीआई इसके ऊपर क्या करना कुछ चाहती है? उसमें अब इशू क्या है? नैब कहाँ आती है उसमें? मेरीन, उसमें नैब कहाँ आती है? नैब उसमें उधर आती है जहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा दानिस्ता गैर दानिस्ता लैकुना छोड़ते हैं। अब नैब को एज ए इंस्टीट्यूशन जो आपने ले आउट बना के दिया, उसने उसके मुताबिक चलना है। अगर हम डिसएग्री हैं कि ये नैब का रोड मैप, वे फॉरवर्ड या एक प्लान ऑफ एक्शन जो है इसको बदलना है, तो वो टीवी टॉक शोज पे नहीं बदला जाना, वो पार्लियामेंट में बदला जाना है और वो तमाम स्टेक जगाने का काम करते हैं डॉक्टर साहब। और देखना ये है कि ये तासर पब्लिक में तासर ना जाए कि हम सियासतदान अपनी अपनी स्किन सेव करने के लिए ऐसी लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं जिससे हमें रिलीफ मिले। उसमें ये तासर जाना चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पे, और जो गलत करेगा उसको। लेकिन डॉक्टर साहब पता है क्या मसला ये होता है ना कि फिर वो आपकी तरफ से भी आवाजें आती है, बैलेंसिंग एक्ट है, अलीम खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया, नैब ने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की? जब हम सुनते हैं कि चेयरमैन नैब लाहौर टीवी टॉक शोज के अंदर आकर ये कहते थे कि चूंकि हमें खतरा नहीं है कि वो कोई रद्दोबदल तब्दीली कर सकते हैं तो हमने इसलिए उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। फिर दूसरा एलामिया आता है जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है कि डर था कि रद्दोबदल कर सकते हैं। ये फिर कहा जाता है आप लोगों की तरफ से कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, इसकी थोड़ी वजाहत करें ना कि जब अपने पे आए तो बैलेंसिंग एक्ट है, जब उनको पकड़ा जा रहा है तो बैलेंसिंग एक्ट नहीं है।
नहीं मेरीन, मैं समझती हूँ कि नैब का जो एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन का रोल है उसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और उसको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करने के लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट्स जो हैं वो आज की अपोजिशन हो या आपकी माजी की गवर्नमेंट, उनका काम है, और हम जो करंट इस वक्त बैठे हैं कि हमने फैसिलिटेट करना है, हमने अम्ब्रेला देनी है, ओनरशिप देनी है, और लेकिन उसके साथ साथ हमने उसको रेटिफाई भी करना है, जहां कहीं गलती होगी उसको रेटिफाई भी करना है, और ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। मैं इसमें से मेरीन एक बात कहना चाहूंगी अपने हवाले से। अभी पिछले दिनों आप देखिए कि अब ये सारी चीजें चैनलाइज कौन करता है? मीडिया। और मीडिया का जो गैर जिम्मेदाराना रोल रहता है कि वो भी पिक एंड चूज करता है, वो भी टारगेट करके पॉलिटिसाइज करता है चीजों को और विक्टिमाइज करता है। मैं खुद उसका विक्टिम बनी। पिछले दिनों में एक ऐसी जराए से खबरें चलाई गई जिसमें यह कहा गया कि भाई नैब ने कहीं केसेस के हवाले से शुरू की है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ कि हमें मेरा सासा है आप लोग मीडिया, और मुझे खुशी होगी कि अगर कोई ऐसी चीज आप सामने लाएं तो फैक्ट बेस्ड हो, वो सिर्फ पगड़ियां उछालने और सियासतदानों भी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी आनियों जानियों पर भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको केस का पता ही नहीं होता। ब्रेक पे जाना है डॉक्टर साहिबा। मुझे आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका कमेंट लेना, आप कुछ कहना चाहे थे, जल्दी से कह दीजिए। आप जवाब शायद देना चाह रहे थे साबिर बलोच साहब को, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी मैं बलोच साहब जो मुझे सहाफत सिखाने लगे हैं ना, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ। मैंने हरगिज किसी एक तमाम पॉलिटिशियन को करप्ट नहीं कहा। हुकूमत करना सियासतदानों का काम था, है, और इन्हें करनी चाहिए। दरअसल ये अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं और अवाम का वोट लेके आते हैं। अवाम अपनी इमानत देती है। मुल्क की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए का पैसा जो अवाम का हिस्सा है, वो इनके पास इमानत होता है। अगर वो उसमें बदयांती कोई करेगा, मैं ये हरगिज पॉलिटिशियन सारे खराब नहीं है, तो वो उसको जवाब मीडिया सवाल उठाएगा। दूसरी जियाउल हक से किसी जर्नलिस्ट ने एग्रीमेंट नहीं था, गिले पालक नहीं था। मुशर्रफ के साथ किसी जर्नलिस्ट ने एग्रीमेंट नहीं किया कि तुम सदर और मैं वजीर आज़म। ये हिस्ट्री है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। चलिए ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कवानीन तो इन्होंने नहीं बनाने हैं ना, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बनने हैं। और मुशर्रफ जाने के बाद एक मौका जरूर मौजूद था, अगर कुछ तरूशने वाला काम करना ही था तो उस वक्त कर लिया जाता तो बेहतर होता। आज हमें ये सब कुछ कहने या याद दिलाने की जरूरत न पड़ती। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे महकमा तालीम सिंध में एक बड़ी करप्शन का जो इंकशाफ हुआ है। तालीम की इमरजेंसी भी लगा दी गई लेकिन कुछ ना हो सका। यहाँ तक के जो इमदादी फंड्स दिए जाते वो कहाँ पर इस्तेमाल हो जाते, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी बैंक ने महकमा तालीम सिंध को करप्शन के बायस सूबे में जो तालीम के फ़रोग के लिए फ़ंड्स जारी किए जा रहे थे वो रोक दिए हैं। क्यों रोक दिए गए हैं, इन फंड्स के साथ क्या किया जा रहा था, और अब इन फंड्स के जारी ना होने की वजह से क्या सूरत हाल जो है वो ओरिजिनेट करेगी, उस पर हम बात करते हैं। रेहान हाशमी, एडिटर साउथ, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी रेहान, ज़रा बताइएगा मामला क्या है, किस मद में ये रकम दी गई और किस मद में ये इस्तेमाल हो गई? देखिए 2013 में वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं 400 मिलियन डॉलर को अगर आप करें तो 55 अरब रुपए की रकम दी थी। इसमें टीचर्स, हेड टीचर्स, फाइनेंस और फाइनेंस मैनेजमेंट के जो करनी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो करनी थी। 3 साल तक ये दिया गया और उस वक्त कहा गया था जी ये जो तमाम प्रोग्राम है इसमें अब मुख्तलिफ लोगों को भर्ती किया जाए। इसमें 39 20 ग्रेड के ऑफिसर थे, जिसमें से 4,500 17 ग्रेड की असामियाँ थीं और 240 18 ग्रेड की असामियाँ रखी गई थीं, जबकि 150 से ज़ायद 19 ग्रेड की असामियाँ रखने को कहा था और कहा था कि नए लोग भर्ती किए जाएं। लेकिन मुबैना तौर पर जो महकमा तालीम ने अपने ही ऐसे अफराद को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया जो ऑलरेडी पहले ही सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शुबों में वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये कहकर इस जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने रकम दी इसमें शामिल कर लिया कि ये हमने नए हायरिंग की है। अब अंदाज़ा लगाएं 3 साल का ये प्रोजेक्ट था। अगर सिंध हुकूमत सिंसियरिटी से महकमा तालीम इसके बाद अगर अमल दरामद करती, उनका जो भर्ती का मेयार था, ऐसे अफराद भर्ती किए जाएं जो पढ़े लिखे हों, जो तालीम को बेहतर कर सकें, तमाम चीज़ें कर सकें, लेकिन
ऐसा नहीं किया गया। इस पर वर्ल्ड बैंक काफ़ी नाराज़ हुआ और 2013 से लेके 2016 के बाद ये प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अगर सिंध हुकूमत ये काम करती तो मज़ीद वर्ल्ड बैंक 3 साल के लिए 2016 से 2019 तक मज़ीद $400 मिलियन बल्कि इससे ज़्यादा दे सकता था सिंध हुकूमत के महकमे तालीम को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अंदाज़ा लगाएं कि सीरियसनेस का। यानी और ये तो रेहान सिंध हुकूमत की जेब पे बड़ा डाका पड़ गया, यानी कि 3 साल और पैसे मिलते रहते तो मौज लगी रहती, क्योंकि काम तो कुछ नहीं हो रहा था ना, ये कुछ काम हो रहा था। आप तो कह रहे वही जो पहले से मौजूद थे उन्हें कैटर किया जा रहा था, वो घोस्ट मुलाजमीन जो है और वो जो सरकारी स्कूल है उनको कुछ फायदा हो रहा था इस अमाउंट से, कुछ इन्हें बेनिफिट मिला? देखिए अभी तक जो हालत ज़ाहिर है जो हम रिपोर्ट करते रहे हैं, अंदरूनी सिंध हो या कराची जैसे मिनी पाकिस्तान में हम स्कूलों की हालत देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात है कि वर्ल्ड बैंक आपकी मदद कर रहा है, आपको नई हायरिंग कर लेनी चाहिए थी। 2013 से लेकर 16 तक आराम से 3 साल बहुत होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के अपने ही कराची, क्योंकि अंदरूनी सिंध में काफ़ी जो MPs MNA जीतते हैं उनके रिश्तेदार भी भर्ती होने की रिपोर्टें मिलती रहती हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत है सिंध में, जो मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने टॉप कर रखा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ खाना पूरी की गई, उन अफराद को भर्ती के लिए दिखाया गया कि इनको भर्ती कर लिया गया। ऑलरेडी वहाँ से सैलरी ले रहे थे सिंध हुकूमत से और यहाँ से जो रकम फराम की जाती थी वो भी इनको दी जाती थी, लेकिन 55 अरब रुपए कहाँ गए, ये इसका हिसाब कौन देगा, इसके बारे में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। इसके नतीजे में ये प्रोग्राम बंद कर दिया। यही नहीं है, एक और प्रोग्राम था RSU, उसको भी बंद कर दिया गया। वो था $850 मिलियन का, वो दिया गया था 2016 से लेकर 2018 के दरमियान के। इसमें मुख्तलिफ 17 डिपार्टमेंट जो एजुकेशन के उसमें बेहतरी की जाए, लेकिन वो भी इसी सियासत के नजर हो गया। वो प्रोग्राम भी वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो पैसा आ रहा था ये अब आना बंद हो गया, तो कुछ आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ? क्योंकि वो तो पता नहीं इस्तेमाल कहाँ हो रहा था। देखें महरीन, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। रेहान साहब ने जितनी डिटेल और तफसील से बयानात किया, वर्ल्ड बैंक ने 55 अरब रुपए का सिंध को दिया तालीम पर। वो सिंध की आवाम के लिए था, वो ऐसे लोगों के लिए था जिन्होंने बेबसी, मजबूरी, लाचारगी में तालीम हासिल की। माँ ने किसी के घर काम किया, बाप ने मजदूरी की और बेटा पढ़ लिख गया, और माँ बाप की ख्वाहिश थी मेरा बच्चा किसी अच्छे रोजगार में रिज़्क़ हलाल कमाए और किचन चलाए। अगर उस पर भी मुबैना तौर पर करप्शन हो गई और इतनी करप्शन हुई कि वर्ल्ड बैंक को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, और उसके बाद हमारे रेहान साहब ने दूसरा RHU का बताया, तो मुझे बताए इसी को अवाम के हकूक पर डाका कहते हैं। मैं किसी एक शख्स को नामजद नहीं कर रहा, लेकिन आखिर कोई तो जिम्मेदार है इसका। ये जो सवाल हुक्मरानों को जवाब देना होते हैं। जर्नलिस्ट का काम होता है, वो जज और थानेदार नहीं होता, उसका काम है हकायक ढूंढ के लाना, अवाम के सामने लाना। वो जो 18वीं तरमीम के ऊपर इतना शोर डाला जाता है, वो जो एजुकेशन हेल्थ जो रहनी चाहिए सूबों के अंडर ही, तो वो क्या इसलिए शोर मचाया जाता है ताकि कोई पूछगछ ना हो? जो विफाक जो है वो फंड्स जारी नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं कर रहा? तरमीम एक मकसद के लिए था। 18वीं तरमीम में आप करप्शन कोई सजाए मौत भी रख सकते थे, किसी की भी करप्शन। मैं ये नहीं कह रहा खाली सियासतदान, कोई जज कर रहा है, जर्नल कर रहा है, साफी कर रहा है, आप उसमें सजा बढ़ा सकते थे। लेकिन आपने 10 साल मुका की सियासत की, उसमें आपने अपना नुकसान तो किया ही किया, अपने वोटर की तजलील की। जो वोटर आपको इमानत देता है, वो कोई भी MP हो, पंजाब का हो, कराची का हो, सिंध का हो, KPK का हो, लेकिन ये हक तलबी होती रही है। पाकिस्तान में इनफैक्ट हमेशा एहतसाब हुआ मुखालिफिन का, पाकिस्तान के पैसे को कभी हमने अपना पैसा समझा ही नहीं। ठीक हो गया। साबिर बलोच साहब, क्या कहेंगे आप, कितनी एक हकीकत है ये जो भी हम बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, मेरी बात यह कि आपने जो है ना नैब के मुतालिक जो पहले भी बात की थी। अच्छा, अर्ज ये कि देखो ये एक बड़ा वसी जो है ना वो एक डिबेट है, और इसमें बहुत काफ़ी चीज़ें जो ना डिस्कस करने चाहिए और हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात पे उसी पे आके फिर मैं एजुकेशन की बात करूंगा। अर्ज ये कि देखो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट इज के ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के चाहे कोई फर्द हो, अदारा हो, अदारे हों, उन सब पर लाजिम है कि वो ओबीडियंट हों कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, अब 18वीं तरमीम जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आप लाए हैं,
18वीं तरमीम के बाद अकाउंटेबिलिटी वो सूबों का काम है, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। अच्छा, ये जो इसकी जो कंपोजिशन है इसकी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, अच्छा वो इसकी ये तो जो है ना ये 18वीं तरमीम से पहले की है। अच्छा, बात यह कि अब तो इस वक्त आज के दौर में, आज के हालात में नैब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक इलीगल अदारा है। इसलिए चूंकि वक्त की कमी है, अगर हम इसी मौजू की तरफ वापस आ जाए, आपको मौका मिल रहा है अपनी तरफ से सिंध हुकूमत को क्लियर करने का। करता हूं कि देखो, तहरीक इंसाफ को, नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को, इन सब लोगों को इस बात पे इत्तेफाक करना चाहिए कि भाई ये मामला तो अब सूबों का है। लेट द मैटर टू बी सॉल्व्ड बाय द प्रोविंसेस। ये अकाउंटेबिलिटी का मामला सिंध का है, पंजाब का अपना अंदरूनी मामला है, फ्रंटियर का खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, बलूचिस्तान का मामला है। ये फेडरल गवर्नमेंट से नथिंग टू डू विद दिस। ये जो इस वक्त जो नैब जो एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरफ आ जाइए जरा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है सेगमेंट का। जी, आप उसकी ओबीडियंसी करें। बहरहाल अब मेरा जो कहने का मतलब था कि ये चीज गलत है, ये नैब एक इलीगल अदारा है। इस पे आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, लेकिन साबिर बलोच साहब इसका भी जवाब देना चाहेंगे कि हम डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं। देखे जी, एजुकेशन के मामले में जब आपने बात की, देखो अव्वल तो ये कि मुझे इस चीज का टू बी वेरी फ्रैंक पता भी नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम कि जनाब के ये वर्ल्ड बैंक ने जो है किस मकसद के लिए और ये प्रोजेक्ट किस चीजों तालीमी इमरजेंसी भी तो लगाई गई ना सिंध में, की जो बात की जा रही है वो इस तरह भी नहीं कहा जाता कि कोई शख्स अपने जेब में डाल के चला जाए। अब इसको देखें, उसको जो है ना आप उनसे पूछें, एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछें, सिंध गवर्नमेंट से भी पूछें, उनका भी वर्जन पूछें। ये तो हाशमी साहब का और जो है ना भट्टी साहब के वर्जन थे, उन्होंने अपने ज़ाहिर है गालियां तो देनी थी, वो तो दे दी भट्टी साहब ने। अच्छा, तो अब बात यह है कि अब जो असल वर्जन है दोनों का आएगा सामने, देन यू आर द जज। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं ना कि बहुत से स्कूल, सरकारी स्कूल सिंध के जो हमने देखे हैं, वहां पे भैंसें भी बंधी हुई हैं। जो तालीमी निजाम है सिंध का, उसके ऊपर रिपोर्ट्स गाय बगाए आती रहती है हमारे सामने। फिरदौस साहिबा, डॉक्टर साहिबा जी ठीक है, डॉक्टर साहिबा ये बताइए, जो इस वक्त निजाम तालीम है, वहाँ बच्चे जाते नहीं है स्कूलों में, वहाँ आपको एक जो है ना अवेकनिंग लानी है। वहाँ पे आपको बात करें क्या गुज़श्ता 10 वर्षों से क्या कहेंगी आप ये इस वक्त, और जो आप लोग इनके वो फंड्स नहीं जारी कर रहे, क्या वो यही वजह है? और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, विफाक का भी तो काम है। अदालत ने कहा था कि सिर्फ ये काम सूबों का नहीं है, विफाक भी नजर रखे। किससे पूछ रहे हैं? मेरीन, आप कितनी बोली है कि आप क्या सवाल कर रही हैं साबिर साहब से, वो क्या जवाब दें इसका? आपने देखा नहीं कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से आपको इधर उधर घुमा के, तो वो जो असल सवाल था आपका उसकी तरफ नहीं आए। वो 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ माली खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम जो नैब कर रही है या एंटी करप्शन यूनिट जो इनके सूबों के अंदर मौजूद है, ये सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए, और वो लोग जो खुद जो है वो खुद जो मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, वो खुद अपनी तस्सीब भी करें और बैठ के अपना एहतसाब भी खुद करें। ये दुनिया का ऐसा घिनौना और अनोखा मजाक है जो मैं नहीं समझती कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं आपको कोई ऐसा कोई ऐसी सोच लॉजिकल बात कर रहा हूं। ये वो माइंडसेट है जो माइंडसेट पॉलिटिकली पोल्यूटेड हो गया, और इस माइंडसेट ने सियासतदानों के चेहरे दागदार कर दिए। और इसी माइंडसेट की वजह से जो अक़लियत में माइंडसेट है, उसे अक्सरियत के माइंडसेट को भी अपने साथ मिलाने के लिए मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो या दीगर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये जमहूरियत और जमहूरी प्रैक्टिसेस के लिए ये लोग जो है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का नाम रखा है इन्होंने। और ये जो आप बदकिस्मत रिपोर्ट आपने शो की, और ये सिंध की जो बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस है सिंध की गवर्नमेंट की, बलोच साहब को बजाय इसके कि वो इसको ऑन करें और वो ये आपके चैनल के ज़रिए आवाम को बताएं कि भाई सिंध के अंदर जो कि सबसे ज़रूरी फैक्टर इस वक्त वहाँ इलिटरेसी रेट की वजह से लोगों के अंदर जो जहालत है, वो जहालत
पॉलिटिकल हाईजैकिंग में कन्वर्ट हुई है। वहाँ पे सिंध के अंदर जब लोगों को शऊर नहीं होगा, जब उनको अपने हकूक के मुतालिक आगाही नहीं होगी, वो लीडरशिप का चुनाव करते हुए, ठीक है, शऊर और आगाही की तो डॉक्टर साहिबा हमें पूरे मुल्क में सर बहुत शदीद जरूरत जो है वो महसूस हो रही है। रेहान हाशमी साहब से आखिरी सवाल कर लूं, ब्रेक पे जाना है। रेहान हाशमी साहब, इस वक्त डॉक्टर साहिबा कराची में जो हर रोज एक नया स्कूल खुल रहा है, रेहान उस पर भी जरा कॉमेंट कर दे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत एतराजात आ रहे हैं। ये जो हर रोज एक नया स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो जिस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है, वो भी एक बड़ी वजह इन सरकारी स्कूलों के ना चलने की या ना चलने देने की। देखिए, बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा कहा जाए कमाई का जरिया है वो प्राइवेट स्कूल है। अभी हमारे FIA के जराये से मालूम हुआ था, जब फॉरेंसिक ऑडिट किया गया था तो एक स्कूल की ब्रांच से तकरीबन 40 करोड़ रुपए सालाना कमाई का इंकशाफ हुआ था कि वो 40 करोड़ रुपए सालाना कमाते थे, और पूरे साल में वो किसी वक्त एक दफ़ा भी उन्होंने, जो हर साल में टैक्स फाइल किया जाता है, कोई टैक्स फाइल नहीं किया। तो एक ब्रांच का ये हाल था, तो अंदाज़ा लगा लें जिसकी 50-50 ब्रांचें हों, जिसकी 100-100 ब्रांचें हों, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में स्कूल की ब्रांचें हों, तो कितना टैक्स चोरी करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया था, लेकिन अब FBR इस पर मजीद कार्रवाई कर रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रेहान, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। साबिर विलोद साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उन कैदियों की जो बैरून मुल्क हैं, जिन्हें कानूनी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन ना होने की वजह से हमारे सिफारती जो महकमे हैं उनकी जो कारकर्दगी ऐसी है जिसकी वजह से उन तक वो तमाम तर सहूलियात नहीं पहुँच पाती, और जिसकी वजह से वो साल साल वहीं पर रह जाते हैं। उनकी आवाज़ कौन बनेगा और आवाज़ बना कौन, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब का काम जैसे बहुत इस वक्त सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है सऊदी प्रिंस के इधर आने के बाद, जिनमें से एक कैदियों की रिहाई के हवाले से जो उनका कहना था, मुतालबा था, और जिसे कि मान लिया गया और 2107 पाकिस्तानी कैदियों को रिहाई का परवाना मिल गया। हम ये भी जानते हैं कि तारिकीन वतन जो है वो कितना बड़ा सरमाया मुल्क कौम को भेजते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब वो अपने मुल्क आते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर घर तक जाने तक की कहानियाँ वो भी किसी से पोशीदा नहीं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके ऊपर जो कब्जा माफिया काबिज हो जाता है वो भी किसी से पोशीदा नहीं। और अगर ऐसे में कोई वहां पर कैदी बन जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज। डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी आप? इस वक्त एक तरफ से तो हमें मिल गई, हम बहुत खुश हैं, और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा कैदी भी सऊदी अरब की जेलों में ही मौजूद थे, लेकिन दीगर ममालिक जिस तरह चीन, उनके हवाले से क्या इरादा है? वो जो पहाड़ों से बुलंद दोस्ती है, कुछ जवाब वहाँ से भी आने की तवक्को और दरख्वास्त की तवक्को रखें हम? महरीन जी हाँ, हमने जिस तरीके से, जिस प्रोएक्टिव तरीके से, डॉक्टर फिरदौस साहिबा जी जी अब आपने 2 डॉक्टर बिठाए हैं तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं। माजरत। देखिए 2.6 मिलियन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में थे, उनको तो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा काविशों से मिला और वो अप्रिशिएट भी हुआ, और ये लीडरशिप की कमिटमेंट है टुवर्ड्स देयर नेशन एंड पब्लिक काज। अब जो आपने सवाल किया कि बाकी ममालिक के अंदर क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं, तो देखिए हर मुल्क के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हमारी जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, उसको सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, और हम इंशाल्लाह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो लोग इन ममालिक के अंदर जाते हैं उनकी ओरिएंटेशन हो, ये जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं और उसके साथ साथ उनके रूल्स रेगुलेशन से वाकिफ़ हों लोग पाकिस्तान के अंदर इशारा तोड़ के वो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं आगे निकल गया, लेकिन उन ममालिक के अंदर इशारा तोड़ना जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा मिलती है। इसी तरह छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिसकी बेस पे उनको आगाही ना होने की वजह से वो शायद इंटेंशनल क्राइम उन्होंने कमिट ना किए हों, जानबूझ के वो तमाम जुर्म मुर्तकिब वो ना हुए उनके, लेकिन दानिस्ता तौर पे नहीं, गैर दानिस्ता तौर पे वो उन रूल्स की जद में आ गए हों। अब वो चाइना के अंदर जो आप दिखा रही थी, और ओवरऑल टर्की में ये रेशो बहुत है, हमारे हमसाया मुल्क ईरान में ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में आ रही हैं। तो देखना ये है कि जो हमारे अब इस वक्त फॉरेन मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशंस हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं,
उनका रोल जो है अब और ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है, उसको मौसर बनाने की ज़रूरत है और उनको ये बावर कराने की ज़रूरत है कि वो वहाँ की लोकल लीडरशिप के साथ अंगेज हूँ। वहाँ जो छोटे माइनर इश्यूज़ में अगर कहीं गिरफ्तारियाँ हुई हैं और वो ऐसे क्राइम्स नहीं हैं कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बने हों, तो उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए ओवरसीज कमीशन भी बनाया गया। जुल्फी बुखारी साहब को भी हमने सुना, देखा, वो थोड़े एक्टिव दिखाई तो दिए, लेकिन कुछ होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। कब होगा, कैसे होगा, ये भी जरा बता दें। सिफारत खानों का भी आपने जिक्र किया। मेरीन एक ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो है उसको एक इफेक्टिव रोल प्ले करना है। और जुल्फी बुखारी साहब चूँकि खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और वो समझते हैं उन पाकिस्तानियों के मसाइल से, वो जो हमारे इंटरनेशनली ग्रीन पासपोर्ट के लिए चैलेंजेस हैं उनसे भी आगाह हैं। तो मुझे यकीन है कि अगले 6 महीनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक मौसर रोड मैप बन रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी शेल्टर के लिए, उनको एक डन हो गया है। हमारे साथ जमाल अहमद खान साहब भी डॉक्टर साहब मौजूद है, साबिक सफीर है, उनसे जरा जान लेते हैं क्योंकि अभी आपने जिक्र किया ना सिफारत खानों का बड़ा एक किरदार है। जमाल अहमद खान साहब एक बेहतर रोड मैप सामने लाएंगे। ठीक है जमील अहमद खान साहब, ये जो सिफारत खानों का जिक्र किया जाता है तो बहुत आवाज़ उठाई जाती है, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि प्रोटोकॉल्स के ऊपर बड़ा फोकस होता है और हमारे सिफारत खाने, बेशक चीन से हमारी बड़ी दोस्ती है, लेकिन वहाँ पर सिफारत खाने को सुनने में आता है कि घास तक डाली जाती है। तो जो रोल, जो किरदार सिफारत खानों ने अदा करना है वो क्यों नहीं अदा कर पा रहा, खासतौर पे इन कैदियों के हवाले से, उनकी हालत ज़ार, उनको कानूनी मुशावरत प्रोवाइड करने के हवाले से? देखिए, उसमें हमारे पास हर एम्बेसी में इसके लिए मखसूस फ़ंड है और जिनीवा कन्वेंशन आर्टिकल 36 के तहत हर एम्बेसी और हर एम्बेसी के अफसर को जिसको भी नॉमिनेट किया जाए उसको काउंसलर एक्सेस देना होस्ट कंट्री का, ये एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ज़रूरी है। अच्छा, अब जब ये हो जाता है तो हमारे पास वो फंड्स हैं उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये तो ये है उसका एक लीगल तरीका। बहुत सारे हमारे लोग वो गैर इरादी तौर पर ऐसी अमल कर लेते हैं जिसमें कि वो, और उसमें एक हमारा कसूर ये भी है कि जिस वक्त हम पाकिस्तान से उनको भेजते हैं तो एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, प्रोटेक्टरेट डिपार्टमेंट। प्रोटेक्टरेट डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो शख्स जा रहा है इसको अवेयरनेस है, जिस मुल्क में जा रहा है उसकी बेसिक चीज़ों का इसको पता है, तो यहीं से वो जब गलत लगा के, जब यहाँ से बगैर किसी वेरिफिकेशन की और कुछ और कंसिडरेशंस की वजह से उसको क्लियर करके भेज देते हैं, तो पहला स्टेप तो यहाँ गलत हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर वहाँ जाके वहाँ भी अगर मुख्तलिफ मौक़ों पर अगर एम्बेसीज़ इस किस्म के सेमिनार वगैरह अटेंड करें, मैं करता था, मैं इस तरह के सेमिनार वगैरह कराता था ताकि अवेयरनेस हो, जब मैं यूएई में सफ़ीर था, तो ये वहाँ भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो एक दायमी बात है। लेकिन पहली बात पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारे पास फंड्स होते हैं, हम लीगल वहाँ से काउंसिल हायर करके उस मुल्क के कानून के मुताबिक उन्हें जो बहुत सारी मामूली सी चीज़ें होती हैं उससे हटकर सफ़ीर ख़ास तौर पर जब वो अपनी इंगेजमेंट रखता है वहाँ के हाई पावर लोगों से, जमील साहब आप तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं ना कि यूं होना चाहिए, यूं होता है नहीं। असल में हम देखते हैं कि वो कानूनी असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती। वो जिन फंड्स का आप जिक्र कर रहे हैं उस फंड्स के बजाय तो सेनेटर सहर कामरान है, उनको मैंने सुना वो पीछे कह रही थी जी वेलफेयर फंड जो है वो इकट्ठा किया जाए और उन लोगों को जो वहीं की कम्युनिटी इकट्ठा करे ताकि कानूनी मदद लोगों को दी जा सके। सिफारत खाने पे सवाल उठता है, आप लोगों पे, सफीरों पे सवाल उठता है, वहां पे उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। हकीकत तो ये है ना, हकायक बताइए। देखिए जी, हकायक पे भी आ जाते हैं। हकायक ये हैं कि उसमें कमाईगी और कोताही तो बहरहाल काफ़ी जगहों पर रही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो देश से दूर प्रदेश में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं उनकी बड़ी आस और बड़ी उम्मीद होती है सफारत खानों से। सफारत खाने में ये है कि सफारत खाने जिस तनदेही से हर जगह काम करना चाहिए, बहुत सारी जगहों पर तो बहुत ओवरबर्डन है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी उसके लिए एक मखसूस अफसर भी डिटेल किया जाता है। पाकिस्तान से कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी ज़्यादा तादाद में वहाँ हर जगह पर है, और उसको मुतहरिक करना भी सफ़ीर का काम है
ताकि वो जेलों में जाके सारी लिस्टें बना के और उसके मुताबिक उनको रिलीफ पैदा करे। तो इसमें हमें मुतहरिक होना पड़ेगा, जैसे बाकी मामलात में हमें मुतहरिक होना पड़ेगा, इसमें मजीद मुतहरिक होना पड़ेगा। हर मामले में हम उस होना पड़ेगा का इंतजार करेंगे या शायद कोई हमें लगता है कि हुकूमत वक्त जो है वो सुन लेगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, कि वो मुआहिदा जो है वो बहाल कराया जाए जिसमें एटलीस्ट उन पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क है, कैद है, उनको यहाँ पाकिस्तान लाया जा सके। क्योंकि आपको याद होगा वो कमर अब्बास का वाकया को, जिनको लंदन से यहाँ लाया गया और फिर वो यहाँ से रिहा कर दिए गया, और जब ब्रिटिश हाई कमीशन से लोग यहाँ आए उन्हें ना पाकर ये मुआहिदा मुअत्तल हो गया। तो फिर क्या किया जाए? किस तरह से आपने दुनिया में अपना क्या एक नाम पैदा किया है कि आपका वो मुआहिदा ही मनसूख हो गया? और दूसरा ये कि आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा आवाज़ उठाई थी हालत इज़हार पर कैदियों की, 2018 की फरवरी की गालबन बात है, उसके बाद हमने कुछ नहीं सुना। ये कुछ होता है हमारे पार्लियामेंट और सेनेट के फ्लोर पर? देखें महरीन, बुलंद व बाले दावे तो तमाम हुक्मरान करते हैं, कोई भी आए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम डिलीवर कर पाते हैं। सफारत खाने या हाई कमीशन इन लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं बनाए जाते। वो जो हमारे ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जाते हैं उनकी देखभाल और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए बनाने पड़ते हैं, बनाना। लेकिन बदकिस्मती है, जिस अच्छे मुल्क में जाते हैं ये सफारतकार या सफीर अपने बच्चों को वहां की नेशनैलिटी ले देते हैं, आवाम जाए भाड़ में, उसको कोई पूछता ही नहीं। इनकी असल जिम्मेदारी ये है कि फंड नहीं, आपका पूरा सफारत खाना पाबंद है कि उधर किसी पाकिस्तानी से कोई नाइंसाफी हो रही है तो उसको रिलीफ लेकर दें। लेकिन जब आपको सिफारशी लोग तैनात करेंगे जो अपने पाकिस्तानियों की शोहरत की बजाय अपने बच्चों की एजुकेशन पर उधर फोकस करे, वहां की नेशनैलिटी लेने की कोशिश करे, पैसे बनाने की कोशिश करे। मैं लंदन गया था तो लोग चीख रहे थे कि यार सफारत खाना इधर है भी कि नहीं, हमारी दाद रसी कोई नहीं होती, हमारा नादरा का कार्ड हो जाए, पासपोर्ट हो जाए, कोई हमारी सुनता नहीं। ज्यादातर क्या जो होते हैं ना, ओवर स्टे होते हैं मिडिल ईस्ट में या लंदन में, आप उनकी भी नहीं कर सकते। और जुल्फी बुखारी आपने कहा ओवरसीयर्स के लिए, उसकी तो क्या बहारे हैं भाई, उसने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, उसे किस मेरिट पे बनाया गया है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें प्रोटोकॉल और इजाशी के लिए ली जाती हैं, खिदमत के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं, लोगों के उनको हकूक देने के लिए नहीं। जितने एम्बेसियों के और सफारत खानों के बुरे हालात हैं, यू कांट इमेजिन कि वहां ये पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक करते हैं। उन्हें मिलना पसंद नहीं करते, उन्हें मिलना पसंद नहीं करते। ठीक हो गया, यही वो पाकिस्तानी है जो बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का। और इमरान खान साहब को बड़ी इनसे उम्मीदें हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है ये एक अच्छा किरदार अदा किया, दीगर ममालिक में भी जो हमारे कैदी हैं और उनको एटलीस्ट पाकिस्तान लाने का जो है वो तरीक़ाकार जो है इसकी दरख्वास्त ज़रूर डाली जाए। इसके साथ ही तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।